सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग ईद कुर्बान स्पेशल। बग़ैर किसी अतमाम हुज्जत के डायरेक्टली अपने मेहमान का तारुफ आपसे कराता हूं। काफ़ी दिनों के बाद आज ज़हमत कलाम देने के लिए जा रहा हूं अमीर जमात इस्लामी मोहतरम जनाब सिराजुल हक़ साहब को। अस्सलाम वालेकुम सिराजुल हक़ साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिराजुल हक़ साहब, बतौर अमीर जमात इस्लामी ज़रा आगाह फरमाइएगा, आज का दिन कैसा रहा, क्या मशागिल रहे, क्या मसरूफियात रहीं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये जो ईद बकर है या छोटी ईद है, ये कोई फंक्शन नहीं है, न कोई ऑप्शन है, न कोई चॉइस है। ये एक इबादत है और बड़ी ईद बहुत अहम इबादत है। ये एक बुज़ुर्ग और बहुत ही मोहतरम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ुरबानी का और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ुरबानी का एक यादगार है और एक बहुत क्लियर पैगाम है कि एक बाप ने अपने बेटे को क़ुरबान करने का जो अज़म और फ़ैसला किया था, तो आज के दिन हमें भी अपनी ख्वाहिशात को, अपनी आनाओं को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के आगे क़ुरबान करना चाहिए। अगर एक आपकी ख्वाहिश है और एक नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, तो अपनी ख्वाहिश की क़ुरबानी देकर उस रास्ते पर चले जिसका हुक्म नबी मेहरबान ने दिया है। तो हम भी ईद इसी जज्बे के साथ गुजारते हैं और ईद के दिनों में आप जानते हैं कि क़ुरबानी के अलावा जो अहम ही काम है वो अपने रिश्तेदारों के साथ मिलना है। आजकल मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, तो उनको फ़ोन करना, खैर खैरियत दरियाफ्त करना, दोस्तों को याद करना और इस तरह एक समाजी राबितों के लिए ईद बेहतरीन ज़रिया है। और उससे भी अहम काम यह है कि इस ईद में हम गरीबों को याद रखें, कमज़ोरों को याद रखें। मैं एक हदीस क्यों ना सुनाऊं जिसमें नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, आप मोमिन नहीं हो सकते हैं जब तक अपने लिए जो पसंद करते वो दूसरों के लिए पसंद ना करें। अगर ये जज्बा मेरे और आपके और सब लोगों के दिलों में उजागर हो जाए तो आप ख़ुद मुझे बताएं, फिर कौन भूखा सोएगा, कौन फिर इलाज से महरूम रहेगा, किसका बच्चा फिर तालीम से महरूम रहेगा। इसलिए इस्लाम पैगाम देता है कि एक दूसरे के साथ हमदर्दी ईसार ज़िंदा रखे और एक दूसरे पर क़ुरबान हो जाए, निछावर हो जाए। काश ये हमारी सोसाइटी में ये जज्बा ज़िंदा हो जाए तो ये दुनिया भी जन्नत बन सकती है। सिराजुल हक़ साहब, सर कोरोना ने हर शोबे ज़िंदगी को मुतासिर किया है। कौन सा ऐसा सेक्टर है कि जो कोरोना इफेक्टी नहीं है? इस एक सूरत-ए-हाल में अगर इन पर्टिकुलर आपसे जाने अलखिदमत की चरम क़ुरबानी मुहिम के बारे में, किस हद तक मुतासिर दिखाई दी है आपको अलखिदमत की चरम क़ुरबानी मुहिम? वैसे आज तक के मेरी मालूमात के मुताबिक जो अलखिदमत फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान ने मुझे बताया है या जो जमात इस्लामी के शहरों के उमरा ने मुझे बताया है, पहले से कई गुना लोगों ने क़ुरबानी की काले जमात इस्लामी को दी है या अलखिदमत फाउंडेशन को दी है और बड़े एतमाद का इजहार किया है। इसमें शायद एक असर उस तवील खिदमत का है जो गुज़श्ता 3-4 महीनों से मुसलसल अलखिदमत फाउंडेशन ने कोरोना वायरस के वबा के दौरान किया है। लेकिन ये ठीक है कि मार्केट में कालों की कीमत में कमी आई है और ख़ुसूसी तौर पर बाज़ ऐसे काले हैं जिसको आप लेंगे भी तो जो लाने, शापर में बंद करने, गाड़ी में लाने का जो ख़र्च है वो ज़्यादा है बनिस्बत उसको लेने का। लेकिन हमने ये तय किया है कि इसके बावजूद भी हम ये काम करेंगे ताकि सोसाइटी के साथ हमारा राबिता भी बरकरार रहे और जिन लोगों को हम सहूलत देते हैं इज्तिमाई क़ुरबानियों का या चमड़े जमा करने का, वो सहूलत से भी हमारी सोसाइटी महरूम ना रहे। तो मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से तो बहुत अच्छा रहा, बेहतर रहा।
सिराजुल हक साहब, अब आप ज़ाहिर मौजूद हैं, आप मौजूद हैं, सियासतदान मौजूद है और सियासत की बात ना हो तो ये तो हो नहीं सकता। ये जानना चाहूँगा सर, इन दिनों हुकूमत और अपोजिशन के ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी तनाव, काफ़ी खिंचाव की सी एक कैफियत है, एक रस्साकशी देखने में आ रही है। हुकूमत का ये ख्याल है कि ये 2 साल हुकूमत के जो हैं वो बाकायदा एक सेलिब्रेट करने का मौका है कि हुकूमत को एक स्टेटस को, बल्कि पाकिस्तानी अवाम को स्टेटस को की सियासत से निजात मिली। दूसरी जानिब अपोजिशन का कहना है कि ये नोहाख़वानी का मकाम है, ये मकाम अफसोस है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है। आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? देखिए, हुकूमत जो है 2 साल के बाद भी दूध पीता बच्चा है, और वो जो पोलियो ज़द्दा हो और इतने ताउन सपोर्टर उंगली से पकड़ कर चलाना और फीडर देना, उसके बावजूद भी ये 2 साल बाद भी अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकी। और ज़ाहिर है जो बच्चा 2 साल बाद भी चलने के काबिल ना बन सका, वो आइंदा 2 साल में क्या करेगा। तो हुकूमत की कारकर्दगी बेइज्जती मजमूई मायूसकुन है, सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए जिन्होंने उनको वोट दिया था और बड़े खुलूस के साथ उनको सपोर्ट दिया था। और मैं बता दूं कि जो नौजवानों ने साथ दिया था या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने साथ दिया था, उनको यही तवक्को और उम्मीद थी कि ये पार्टी आएगी तो तब्दीली लाएगी। लेकिन मुझे अफसोस है कि तब्दीली तो नहीं ला सकी, लेकिन जो रही सही कोई अच्छी हालत थी वो भी ख़राब हो गई। और इस वक्त हर शोबे में ये हुकूमत एक बहुत बड़े नाकामी से दो चार है। तो इसको आप हादसा कह सकते हैं या सानिया कह सकते हैं। सिराजुल हक साहब, मुख्तलिफ अखबारात और जराइद में शाया होने वाली सर्वे रिपोर्ट्स का अगर बगौर जायज़ा लिया जाए तो ये एक हकीकत या शायद ये एक अफसाना सामने आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रोज़े अव्वल जितनी मकबूल थी, आज वो सूरत हाल शायद ऑन ग्राउंड नहीं है। लेकिन पिछले दिनों सदर मुअज़्ज़म जनाब आरिफ अलवी साहब का एक इंटरव्यू देखने का इत्तेफाक हुआ, उसमें आप इज़हार इत्मीनान का जो है वो मुज़ाहरा करते नज़र आए, हुकूमती जो क्रेडिबिलिटी है उसकी बहाली पर। सर, हुकूमत की क्रेडिबिलिटी अगर उतनी ही है तो फिर ये रिपोर्ट्स आपके ख्याल में क्या रिफ्लेक्ट कर रही हैं? देखिए, सदर पाकिस्तान का इस हुकूमत पर इत्मीनान का इजहार करना, वो समझते हैं कि उनका फ़र्ज़ी मनसबी है। और गुज़श्ता हुकूमतों में भी जो उसी तरह सुदूर गुज़रे हैं वो भी यही करते थे। तो ये कोई नई बात नहीं है, इसलिए कि वो जिस सदारती हाउस में रहते हैं, प्रेसिडेंसी में वो रहते हैं, वक़्त गुजारते हैं, वहाँ ना लोड शेडिंग होता है, वहाँ ना गुरबत है, वहाँ ना छत टपकती है, वहाँ ना कोई और प्रॉब्लम दरपेश है। तो जो चारों तरफ यस्सर करने वाले लोग मौजूद होते हैं, तारीफ़ करने वाले लोग मौजूद होते हैं, हर लफ्ज़ को दुनिया का हसीन तरीन लफ्ज़ कहना, ये चारों तरफ ऐसे लोग मौजूद होते हैं। तो मुग़ल दरबारों में तो यही नज़र आता है। तो इसलिए मौजूदा सदर नहीं, हर सदर यही करता है जो जनाब अलवी साहब करते चले आ रहे हैं। जॉइंट सेशन से ख़िताब हो तो भी यही कहते हैं कि जनाब इस हुकूमत ने अपने वादों को निभाया। और इसी तरह ख़िताब तारड़ साहब करते थे, इसी तरह ख़िताब जरदारी साहब जब सदर थे वो भी करते थे। जब उसके बाद हमारे कराची का मोहतरम ममनून साहब थे तो वो करते थे। तो ये कोई नई बात तो नहीं मेरे ख्याल में, हमेशा यही सुदूर यही करते, उसका और क्या काम है। हुकूमत का दिफा करना, हुकूमत की तारीफ़ करना, और सब अच्छा उनको भी नज़र आ रहे हैं, वो दूसरों को भी बता रहे हैं। सिराजुल हक साहब, आजकल हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद की बड़ी बातें हैं, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का बड़ा चर्चा है, लेकिन बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान गाए जाने वाले मोहब्बत के नगमों की। सर, किसी दौर में एक दूसरे के पेट फाड़ने, एक दूसरे को सड़कों पे घसीटने के दावे किए जाते थे, और आज हाथ में हाथ डाल करके सियासत की, जमहूरियत की, अवाम दोस्ती के गीत गाए जा रहे हैं। जनाब मन, पूछना ये था कि ये इमरान मुखालिफ या ये हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद, इसकी बुनियाद हुब्बे अली पर है या ऐन बुग़्ज़े मुआविया पर? मैं समझता हूँ कि इत्तेहाद तो है भी नहीं,
اور نیچرلی جب لوگ ایک اسمبلی میں بیٹھتے ہیں تو ایک طرف حکومت ہوتی ہے، دوسری طرف جو اپوزیشن بینچوں پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں. تو یہ 2 سال جو گزرے ہیں اس میں کوئی ایسی بات تو ہم نے نہیں دیکھی ہے کہ کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہو، ورنہ بہت سارے ایشوز تھے جس پر اپوزیشن کو مل کر چلنا چاہیے تھا لیکن نہیں چل سکی. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، دیکھیے اس وقت سندھ میں پیپل پارٹی کی حکومت ہے، تو پیپل پارٹی تو کبھی بھی یہ نہیں چاہتی ہے کہ جو موجودہ سسٹم ہے یا موجودہ ٹینیور ہے حکومتوں کا اس میں ایک دن کے بھی کمی ہو. اس لیے وہ وفاقی حکومت کو گرانے کے لیے صوبائی حکومت کی قربانی کبھی بھی نہیں دے گی. اور جو بیانات دیتے ہیں کبھی نرم کبھی گرم، وہ اس لیے ہیں کہ میری طرف نہ آنا، مجھے نہ چڑھنا. باقی رائے مسلم لیگ کی بات تو وہ بھی صرف بیانات پر اکتفا کر رہی ہے، اس لیے کہ ان کے اندر بھی مختلف رائے لوگ موجود ہے. ایک یہی ہے کہ بس دیکھو اور انتظار کرو، اور یہ بھی ایک موقف ہے کہ ویسے بھی یہ حکومت غیر مقبول ہو رہی ہے تو دھکا دینے کی ضرورت کیا ہے، یا احتجاج کرنے کی کیا ضرورت ہے، یا جیلوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے، یا گرمی اور دھوپ میں جلسے اور جلوس کی کیا ضرورت ہے. ویسے بھی اپنے اقدامات کے نتیجے میں یہ حکومت روز بروز مقبول ہو رہی ہے. اور اس کا ایک فائدہ ہے کہ خود جو پی ٹی آئی کا اپنا ووٹر اور سپورٹر ہے وہ خود بھی اس کو سمجھنے میں ان کو آسانی ہو رہی ہے کہ دیکھیے کوئی ایجوٹیشن بھی نہیں ہے، کوئی دھرنا بھی نہیں ہے، کوئی ریلی بھی نہیں ہے، کوئی گراؤ اور جلاؤ کی تحریک بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک بالکل سیف اور ساؤنڈ ماحول میں بھی ہماری حکومت ڈیلیور نہیں کر رہی ہے. تو خود ان کا ووٹر ہے نا جی، ان کو بھی تجزیہ کرنے میں ایسے ماحول میں آسانی ہے. باقی پیپل پارٹی کے اپنے مفادات ہے، مسلم لیگ کے اپنے مفادات ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بار بار مواقع دیے ہیں، ضرورت کی بنیاد پر ایک ہو جاتے ہیں، ضرورت ایک دوسرے کے خلاف لڑتی. تو اس لیے ایز سچ یہ ایک بہت عارضی چیزیں ہیں. سراج الحق صاحب، بلاول صاحب کا ایک بیان میری نظر سے گزرا جس میں وہ فرما رہے تھے کہ اگر کرونا نہ آ جاتا تو اب تک حکومت کو جو ہے وہ ٹاپل کر دیا جاتا. سر جہاں تک میری ناقص معلومات ہیں، پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کرونا تو شاید 4-5 مہینے 6 مہینے ہوئے آئے ہوئے، لیکن حکومت کو آئے ہوئے تو 2 برس ہو چکے ہیں. اس 1-2 برس کا اگر ہم محاسبہ کریں، اسے 1.5 برس کا، تو پاکستانی اپوزیشن نے کون سا حکومت کو ٹف ٹائم دیا ہے؟ اسے ایک عرصے میں پاکستانی اپوزیشن سیدھی کھڑی بھی نہیں ہو سکی. حکومت کو اس سے کیا خطرہ ہوا ہے؟ حکومت کے لیے پاکستانی اپوزیشن کس حد تک درد سری کا موجب بنی ہے؟ آپ کا کیا ٹیک ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے، اس وقت تو وفاقی حکومت کی کارکردگی ہو یا چاروں صوبوں کے حکومتوں کی کارکردگی ہو، وہ تو بہت ہی مایوس کن ہے. یعنی جو خراب طرز حکمرانی اب پنجاب میں دیکھ رہے ہیں وہی بلوچستان اور سندھ میں بھی ہے. جنوبی پنجاب میں بھی لوگ نان شبینہ کے محتاج اور غربت اور مہنگائی اور بے روزگاری سے دوچار. اسی طرح اندرون سندھ کا مسئلہ ہے، اسی طرح بلوچستان اور خیبر پختونخوا مسئلہ ہے. تو یہ تو ایک ہی نظام ہے، کوئی اس میں فرق نہیں ہے. ورنہ مجھے بتائیں وہاں کے تانے اور یہاں کے تانے میں اور پٹوار خانے میں اور عدالتوں میں کیا فرق ہے؟ ایک جاگیردارانہ نظام ہے. اس کو سمجھنے عارفین سمجھنے کی کوشش کرے کہ ظالم جاگیردارانہ نظام مسلط ہے جنہوں نے سیاست کو اپنے قبضے میں لیا ہے، اور کرپٹ سرمایہ دار انہوں نے مل کر آپ کے نظام پر قبضہ کیا ہے. اس میں آپ صرف سانس لیتے ہیں، باقی تو ہر چیز پر انہوں نے ٹیکس لگایا ہے. اور ٹیکس کہاں جاتا ہے؟ انہی سے تو ان کے کارخانے چلتے ہیں، ان کے بنگلوں میں، ان کی شوگر ملز میں، ان کے کارخانوں میں، ان کے بینک بیلنس میں، ان کے باہر کے اثاثجات میں اضافے ہو رہے ہیں. گزشتہ 72 سالوں کی یہی سیاست ہے اور آج بھی اسی طرح ہے. اس لیے جناب بلاول صاحب کو صرف کرونا نے فائدہ نہیں دیا، خود سب سے زیادہ فائدہ کرونا وائرس کی وبا نے ہمارے مرکزی حکومت کو دیا ہے. مرکزی حکومت کو اب دیکھیے، ورلڈ بینک اور IMF نے قرضوں میں ان کو سہولتیں دیں، G20 نے ان کو مزید قرضہ دیا، اور قرضے واپس کرنے اور سود کے قسطیں واپس کرنے میں ان کو انہوں نے مزید فیسیلیٹیٹ کیا، آسانی آ گئی. تو سب سے زیادہ فائدہ، اور پھر یہ کہ سب سے بڑا بہانہ
हर एक को यही मिला कि मैं आसमान के तारे लाने वाला था और ज़मीन के दूध के नहरें बहाने वाला था, लेकिन ये कोरोना वायरस बीच में आ गया। तो इस कोरोना वायरस की वजह से इन हुकूमतों को फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ है तो अवाम को हुआ है, ताजर को हुआ है, दुकानदार को हुआ है, किसान को हुआ है, काश्तकार को हुआ है, तालिब इल्म को हुआ है, तालिब इल्म के वालिद को नुकसान हुआ है। हुकूमतों को तो बड़ा फ़ायदा हुआ है इस कोरोना वायरस की वबा की वजह से। सिराजुल हक साहब, बात आपकी ठीक है, लेकिन यहाँ आपकी बात से जुज़वी इख्तलाफ करते हुए सर, अगर हुकूमती ज़ोमा, अमायदीन और मुशीरों और वज़ीरों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जायज़ा लिया जाए तो जो बात सामने आती है वो ये है कि हुकूमत का स्टांस एक बारे में ये है कि हमने आवाम का मेयार ज़िंदगी बुलंद किया है और दर हकीकत पाकिस्तानी अवाम की इब्तला की माशी अदम इस्तेहकाम की ज़िम्मेदार हमारी तमाम या कम अज़ कम पिछली 2 साबिक़ा हुकूमतें हैं। जनाब, हुकूमत कह रही है कि अगर हमने कर्ज़े लिए हैं, बिल्कुल लिए हैं, लेकिन ये कर्ज़े इसलिए लिए हैं कि पिछले कर्ज़ों का सूद दिया जा सके। व्हाट्स योर टेक? हारपिन, मैं आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो लोग पीपल पार्टी, परवेज़ मुशर्रफ, मुस्लिम लीग और PTI की हुकूमत में फ़र्क करते हैं वो बड़े नादान हैं। सारे खारजा पॉलिसी इनका एक है, वर्ल्ड बैंक और IMF से कर्ज़े लेने पर इन सब का इत्तेफाक है, तालीमी निज़ाम एक है, अदालती निज़ाम एक है। अब देखिए ना, पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर गुज़श्ता अरसे में 31,000 अरब रुपए का कर्ज़ा लिया, ठीक है। इस हुकूमत ने ऐलान किया था कि हम कर्ज़े नहीं लेंगे और ये बेहतर है कि हम ख़ुदकुशी करें अगर हम IMF की तरफ जाते हैं, लेकिन गुज़श्ता 2 सालों में इन्होंने 31,000 अरब में इजाफा करके इस वक्त 43,000 अरब रुपए तुम्हारे ऊपर मौजूद है। मज़ीद 13 अरब से ज़्यादा कर्ज़ा लिया और जिस दिन इनको IMF ने कर्ज़ा देने का वादा किया वो दिन इस्लामाबाद में जश्न का एक दिन था कि जिस तरह उन्होंने कश्मीर को आज़ाद किया हो और सब एक दूसरे को विक्ट्री का निशान दिखाते थे, बताते थे कि बड़ी कामयाबी हुई है। तो हमारे यानी मैं एक और बात भी करना चाहता हूँ कि जो टीम इस वक्त है यही टीम पीपल पार्टी के दौर में और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में थी, और आप यकीन करें कि दफ्तरों में जो माहिरीन बैठे हैं वही माहिरीन परवेज़ मुशर्रफ के दौर से लेकर आज तक बैठे हैं। वो सिर्फ तारीख़ बदलते हैं या वज़राए ख़ज़ाना या वज़ीर आज़म का नाम बदलते हैं, बाकी सारा सिस्टम और निज़ाम वही है। तो ये एक शराब है, धोखा है, एक फ्रॉड है। आम आदमी के साथ को ये समझता है कि चलो मामू गया भांजा आया अब निज़ाम बदलेगा, चचा गया भतीजा आया अब निज़ाम बदलेगा, बड़ा भाई चला गया छोटा भाई आया निज़ाम बदलेगा। नहीं नहीं, ये जागीरदाराना और सरमायादाराना निज़ाम है। इसमें गरीब के लिए कुछ भी नहीं है, किसान के लिए कुछ नहीं है, गरीब काश्तकार के लिए कुछ नहीं है, और इसमें उन्हीं लोगों के वारे नियारे हैं जो हमेशा से 70 साल इसी तरह मज़े करते हैं। यह अलग बात है कि वही लोग हैं कभी पीपल पार्टी के झंडे के साथ होते हैं, कभी परवेज़ मुशर्रफ के झंडे के साथ होते हैं, कभी PTI के झंडे के साथ होते हैं। तो आम आदमी को ये समझना चाहिए कि जब तक ये निज़ाम है, जालिम जागीरदार का निज़ाम, करप्ट सरमायादार का निज़ाम या करप्ट ब्यूरोक्रेट्स का निज़ाम, इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय ये कि आप मेहनत करेंगे और इन लोगों को टैक्स देंगे और आपके टैक्सों से इनके अलीशान कुटियाँ और उनका निज़ाम चलता है। इसलिए इस निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है और इस निज़ाम के मौजूदगी में गरीब आदमी सिर्फ वोट दे सकता है, लेकिन उसका बेटा कभी भी असम्बली में जाकर मेंबर नहीं बन सकता है। घर का तवाब कर सकता है अलीशान कुटियों का, लेकिन अलीशान कुटी के अंदर क्या हो रहा है इससे आप कभी भी आगाह नहीं हो सकते हैं। इसलिए इन पुरस्रार पर्दों को उठाने नहीं, इसको पालने की ज़रूरत है, इन दरवाज़ों को तोड़ने की ज़रूरत है जो तुम्हारे तरक्की के रास्ते में रुकावट है। सर, आपने कश्मीर की बात की। कश्मीर की बात अगर हो रही है तो बिलावल भुट्टो के उस बयान का तज़किरा ज़रूर करूँगा जिसमें बिलावल साहब फरमा रहे हैं कि जिसको कश्मीर का वकील बनना था वो कुलभूषण का वकील बन गया। सर, बिलावल साहब अगर अपने मौजूदा इत्तेहादी और साबिक दुश्मन नून लीग की जानिब अगर नज़र दौड़ाएं
تو عمران خان سرکار کے کریڈٹ پر کم از کم وہ ایک اقوام متحدہ کی کشمیر حمایت پر مبنی تقریر تو موجود ہے. یہاں اگر دیکھیں تو نواز شریف صاحب کے اس ایک دور میں سجن جندال کا خفیہ دورہ، مودی کا پراسرار اور اچانک دورہ، پھر اس کے بعد وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر اعظم محترم اور مودی کے درمیان تحائف کا تبادلہ، وہ آموں کی پیٹیوں کا تبادلہ، کشمیری شالز کا ایکسچینج. سر میرا خیال ہے کہ پھر اگر یہ دیکھ لیا جاتا بلاول صاحب کی جانب سے تو عمران حکومت پر تبرے کی نوبت نہ آتی. دیکھیں یہ جو آج حکومت کر رہی نا کشمیر کے ساتھ، کشمیر کے نام پہ جو ریاست تھی وہ تو ختم ہوئی، اور مودی نے اپنی قوم کے ساتھ 3 وعدے کیے تھے. ایک رام مندر کی تعمیر کا، مقبوضہ کشمیر کی ریاستی سٹیٹس ختم کرنے کا، اور تیسرا وعدہ اس نے آزاد کشمیر پر قبضے کا کیا تھا. اب 2 وعدے اس نے پورے کیے. تو یہ جو آج کشمیر کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بھی ایکسیڈنٹل نہیں ہوا ہے، یہ ایک طویل عرصے سے ایک خاموش انڈرسٹینڈنگ ہے جس کی طرف حالت جا رہی ہے. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اس موجودہ حکومت کی بدقسمتی ہے کہ 9 مہینے تک انہوں نے کوئی کشمیر کمیٹی کا چیئرمین ہی نہیں بنایا. مولانا فضل الرحمان صاحب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے، یہ لوگ بڑے اعتراض کرتے تھے کہ وہ کچھ نہیں کر رہا ہے، لیکن 9 مہینے گزر گئے جب تک پلوامہ میں حملہ نہیں ہوا تھا اور لوگوں نے ڈھونڈنا شروع کیا تھا کہ آج کل کشمیر کمیٹی کا چیئرمین کون ہے، تو کوئی چیئرمین ہی نہیں تھا. راتوں رات یہ باغم کر کے یہ وہاں فخر امام صاحب کو لائے اور انہوں نے کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنایا. تو اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے موجودہ اور سابقہ حکومتوں نے کشمیریوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا، ان کی تمناؤں کا خون کیا ہے، ان کے قربانیوں کا مذاق اڑایا ہے، اور یہی زبانی کلامی سٹیٹمنٹ ہے، پرانے دفاتر میں موجود ہے، فائل میں بالکل موجود ہے. اتنا فرق ہے کہ جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے اس وزیر اعظم کا نام نیچے رکھ کر بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے زور دے کر فرمایا. تو آج بھی حکومت زور دے کر فرماتی ہے اور کل بھی حکومت زور دے کر فرماتی ہے. باقی رہی عملی اقدامات کسی نے کچھ نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ 18,000 سے زیادہ نوجوان جیلوں میں ہیں، ساری سیاسی قیادت جیلوں میں ہے. جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر کے امیر بما 4,000 کارکنان اس وقت جیلوں میں ہیں. ہماری مائیں اور بہنیں آسیہ اندرابی کو کشمیر سے لے کر ایک دور دراز انڈیا کے جیل میں رکھا ہے. بہت سارے ہمارے مائیں بہنیں ایسے قیدی بھی ہیں جس میں سے ایک ڈاکٹر عاشق حسین ہے جن کے قید میں نظر بندی کے دوران اور قید کے دوران 31 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا. تو کشمیر میں آپ کو بہت زیادہ ایسے لوگ ملیں گے جن کے قید کے ایام نیلسن منڈیلا سے زیادہ ہے، لیکن چونکہ ایک مسلمان کی قربانی ہے اس لیے بین الاقوامی ادارے بھی اندھے، بہرے اور گنگے ہیں، اور ہماری حکمران بھی. تو جماعت اسلامی نے 5 اگست کو یوم سیاہ منانے کا فیصلہ کیا ہے، اور 4 اگست کو اسلام آباد میں ایک قومی مشاورت بلانے کا فیصلہ کیا ہے جس میں مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر اور پاکستان کی قیادت شامل ہوگی. ہم چاہیں گے کہ ہم سب کو ملا کر کشمیر کی آزادی کے لیے ایک پلان اور ایک لاہ عمل ترتیب دے سکیں. ناظرین یہاں موجود ہیں سراج الحق صاحب، لیکن وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ شامل کرنے کا. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بدستور سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سراج الحق صاحب، آپ کی ایک حالیہ پریس کانفرنس کا حوالہ دوں گا جس میں آپ نے نیپرا پر محض نوٹس پر نوٹس سینڈ کرنے کے بجائے ایکشن لینے پر زور دیا. سر آپ نیپرا سے ایکشن لینے کا کہہ رہے ہیں جبکہ عدالت کا اس حوالے سے واضح ایک آبزرویشن سامنے آ چکی ہے. کراچی کے شہریوں کی حالت زار کے الیکٹرک کی روایتی بے حسی بلکہ ہٹ دھرمی کے حوالے سے عدالت کی آبزرویشن ہے کہ ہمارا کراچی کے شہریوں کے کراچی کے حالات پر دل خون کے آنسو رو رہا ہے. جناب اس کے باوجود بھی اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے پی ٹی آئی کے جناب فردوس شمیم نقوی صاحب کا ببانگ دوحل
یہ اعلان کرنا کہ 2 سال تک کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. آپ کو بھی ایسی ہی غلط فہمی ہوئی ہوگی جیسے میرے خیال ہے مجھے اس وقت ہوئی تھی کہ یہ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی کا بیان ہے یا کے الیکٹرک کے ترجمان کا. سر اپوزیشن لیڈر کا یہ بیان اور اس سے پہلے حکومت کا یعنی پی ٹی آئی کا خود کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج پر گزارا کرنا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ تو کراچی کی بدقسمتی ہے کہ آج تک اس پر جو قیادت ہے مسلط کی گئی ہے انہوں نے کراچی کا کیس نہیں لڑا ہے. اور یہ ایک اور عجیب تماشا ہے کہ اس وقت بھی صدر پاکستان کا تعلق کراچی سے ہے. گزشتہ مسلم لیگ کی حکومت میں بھی صدر پاکستان کا تعلق کراچی سے تھا. اس سے پہلے پیپل پارٹی کا تعلق بھی ان کے صدر کا تعلق بھی کراچی سے تھا. اور خود پرویز مشرف صاحب بھی مکہ لہرا کر کہتے تھے کہ کراچی تو میرا ہے، میں کراچی سے ہوں. لیکن ان لوگوں نے اتنے بڑے پوزیشنوں پر آ کر بھی کراچی کا مسئلہ حل نہیں کیا. اب اس سے اوپر کیا ہے؟ عرش تک تو یہ لوگ نہیں جا سکے تھے نا، لیکن انہوں نے اسلام آباد کی ایوان میں بیٹھ کر پھر کراچی کو بول گیا. اس طرح جن لوگوں نے کراچی پر ایم کیو ایم کو مسلط کیا اور ہر حکومت میں ان کو پھر حصہ دار بنایا، مسلم لیگ کی حکومت میں بھی حصہ دار، پیپل پارٹی کی حکومت میں بھی حصہ دار، پرویز مشرف کی حکومت میں بھی حصہ دار، آج کی حکومت میں بھی حصہ دار، لیکن انہوں نے بھی کراچی کا مسئلہ حل نہیں کیا اور کراچی کے ساتھ انصاف نہیں کیا. اور آج آپ دیکھتے ہیں نا وفاقی بجٹ کو آپ اٹھا کر دیکھیں کہ ترقیاتی بجٹ میں صرف 18 ارب روپے دیے گئے ہیں. تو اتنا بڑا شہر آبادی کے لحاظ سے جو آپ کا ایک معاشی شہر رگ ہے اس کو نوازنا چاہیے تھا. چھوٹا پاکستان ہے اس پر رحم کرنا چاہیے تھا. آپ صوبائی بجٹ کو دیکھیں اس میں بھی کوئی 3.7% انہوں نے کراچی کو نہیں دیا. تو اگر آپ آبادی کی بنیاد پر بھی دیکھیں تو کراچی کا بڑا حصہ بنتا ہے. اگر آپ نیڈ اور ضرورت کی بنیاد پر بھی دیکھیں تو کراچی کا ایک حصہ بنتا ہے. اسی طرح تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو وہاں کی جو صورتحال ہوتی ہے آپ کے سامنے ہے، اور وہاں پھر سڑک پہ گاڑی میں بھی آپ نہیں جا سکتے ہیں. بے روزگاری میں اضافہ ہوا، چھوٹے چھوٹے صنعتی یونٹ بند ہو رہے ہیں بلکہ لوگ باہر نکل رہے ہیں. تو الحمدللہ جماعت اسلامی نے ہمیشہ کراچی کا مسئلہ اٹھایا ہے، اور جب بھی کراچی میں جماعت اسلامی کا میئر آیا ہے بس کراچی کے اچھے دن وہی ہوتے ہیں، امن کے ساتھ بھی اور ترقی کے دن بھی. لیکن جیسے ہی جماعت اسلامی کا دور ختم ہوتا ہے پھر وہاں اندھیروں کا راج شروع ہوتا ہے. لیکن ہمارا عزم ہے، ہمارا ارادہ ہے، ہمارا وعدہ ہے کراچی کے عوام کے ساتھ کہ اگر کراچی کے لوگوں نے جماعت اسلامی کا ساتھ دیا انشاءاللہ تعالی تو ہم دوبارہ کراچی کا جو عظمت رابطہ ہے اس کو بحال کریں گے. خدا کرے سر کہ کبھی وہ وقت بھی آئے کہ کراچی کے عوام جماعت اسلامی کا حمایت یافتہ کوئی دوبارہ میئر آپ کو دیں یا شاید آپ ان کو دیں. لیکن سر پوچھنا یہ تھا کہ کراچی کا ایک میئر اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کا شرف حاصل کر رہا ہوں موجود تو ہے. گزشتہ بارشوں میں کبھی کبھی ٹیلی ویژن پہ دیدار ہو جایا کرتا تھا موصوف کا، لیکن حالیہ بارشوں میں کراچی کے عوام نے جو کچھ بھی زحمت اٹھائی ہے اس کے بعد ان کا بیان تو شاید ٹکر کی صورت میں یا کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ نظر تو آیا، میئر موصوف نظر نہ آئے. البتہ میئر سے متعلق ایک خبر میرے ہتھے لگ گئی جس میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے خطرناک دہشت گردوں کے علاج کے حوالے سے چلنے والے ایک کیس میں موصوف کی عدم پیشی پر خفگی کا اظہار فرمایا. سر کراچی پاکستان کو چلانے والا شہر، سب سے بڑا شہر، اس کا میئر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اتنا خوفناک کیس بھگت رہا ہے، میئر وہاں منہ دے گا یا آپ کو اور مجھے یہاں نظر آئے گا؟ اب دیکھیں میرے بھائی عارفین صاحب، ترجیحات کیا ہے؟ ترجیحات ذاتی ایجنڈا ہے. ورنہ جس آدمی کو وہاں تھوڑا ایک چھوٹا سا منصب بھی ملا ہے، آپ ذرا ذاتی انویسٹیگیٹ کر کے پھر ان کی جھونپڑی کس طرح بنگلے میں تبدیل ہوئی ہے، ان کی چھوٹی موٹر سائیکل، چھوٹا سا موٹر سائیکل ایک لینڈ کروزر میں تبدیل ہوتے ہیں، پھر ان کے ہاتھ کی گھڑی کو آپ دیکھیں کتنا لاکھوں کا. تو ان کی ذاتی زندگی میں انقلاب اور تبدیلی اور خوشحالی اور بہار آپ دیکھتے ہیں، لیکن عوام کے لیے وہ کبھی بھی کچھ نہیں کرتے ہیں. اور یہ جن چیزوں کا نام آپ نے لیا، مزدوروں کا قتل عام ہو، وکلاء کا قتل عام ہو، غریبوں کا قتل عام ہو، تندور پہ کام کرنے والوں کا قتل عام ہو،
फुट पाथ पर सोने वालों का कत्लेआम हो, सियासी वर्करों का कत्लेआम हो। मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये बड़े बड़े अंधे कुएँ मौजूद है जिसमें इन मजबूर लोगों को फेंका गया, और जो आदमी भी उससे सर या ढकना उठाने की कोशिश करता है तो तमाम लोग उस पर एहतजाज करते हैं कि ढकना ना उठाएं, इसलिए कि जब भी ढकना उठेगा और ये निकाब उनके चेहरों से उतरेगा, पता चलेगा कि मादी में किसने क्या किया। और हम उस दिन के मुंतज़िर हैं, उस दिन की तलाश में हैं कि कराची में इंसाफ कायम हो, अदालत इंसाफ की बुनियाद पर फैसला करने के काबिल हो। इस वक्त वहाँ कोई जज फैसला करते हुए भी चारों तरफ देखता है कि मेरा अपना अंजाम क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चे जिस स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं उनके बारे में वो फ़िक्रमंद होते हैं। इसलिए न अदालतें आज़ाद है न इदारे आज़ाद है। आपने के इलेक्ट्रिक की बात की तो मुझे तो ये बताया गया है, लोग बारहा बात करते हैं सारे लोग कि यही लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन में पैसा खर्च किया, और अब वो जितना भी जुल्म करे उस पर कोई भी हाथ नहीं डाल सकता है। इसलिए कि ऑलरेडी इस वक्त जो लोग हुकूमत में हैं इनके लाने में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, तो उनके अपने वफादार अगर हुकूमत में मौजूद है तो फिर कैसे आवाम का हाथ उनके गिरबान तक पहुँचेगा। लेकिन एक दिन तो ऐसा ज़रूर होकर रहेगा। सर, आपने मुस्तकबिल की बात की, मैं तो हाल में ही उलझा हूँ। एक पुरलुत्फ खबर की जानिब आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहूँगा। कराची वालों को लुटेरों, चोर, उचक्कों की लूट मार का सामना है, और अवामी अहमियत का ये नुक्ता उठाने वाली जमात खुद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट। सर, कुछ नाक़िबत अंदेशों के ख्याल में मुत्तहदा का कंसर्न अपनी जगह बिल्कुल बजा है, लेकिन उन अदवार में जब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमतों में वफाकी या सूबाई शरीक हुआ करती थी, कराची का हाल इससे सैकड़ों गुना बर्बाद था, दिगरगूं था। क्या कहेंगे? देखिए आरिफीन, अगर कराची में हॉस्पिटल नहीं है और अगर हॉस्पिटल है उसमें वेंटिलेटर नहीं है, कौन ज़िम्मेदार है? ये सारे लोग हैं ज़िम्मेदार है जिनके 25, 30 और 40 मेंबरान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में मौजूद थे, और 15 और 20 इनके मिनिस्टर्स मौजूद थे, मेयर इनका मौजूद है। अगर आज आपके मुल्क का वज़ीर आज़म कहता है कि माफियाज है और उसकी वजह से आटा नहीं मिल रहा है, और उसकी वजह से पेट्रोल नायाब है, और उसकी वजह से चीनी, और वही सारे माफियाज जो है वो आपकी हुकूमत में शामिल है, तो कौन ज़िम्मेदार है? और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस हुकूमत के आखिरी दिनों में ये 4 साल हुकूमत करे, 3 साल हुकूमत करे, 5 साल हुकूमत करे, आखिरी तकरीर यही होगी कि माफियाज ने हमें काम नहीं करने दिया, और माफियाज पर इसलिए हाथ नहीं डाल सकते हैं कि ख़ुद माफियाज ही हुकूमत में शामिल है, सूबाई कैबिनेट में भी, मरकज़ी हुकूमतों में भी, और यही ये रोना रोते रहेंगे। ये कहते हैं कि हम क्या करें, हम तो मादी की हुकूमतों का जो गंद है वो साफ कर रहे हैं। 5 साल बाद उसका रोना यही हुआ कि हमें एक और मौका दे, 5 साल तो हम गंद साफ करने में हमने गुजारे हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि देखना यह है कि उन्होंने मसाइल में इजाफ़ा किया या मसाइल में कमी की, करप्शन में इजाफ़ा किया या करप्शन को ख़त्म किया, गंदगी के ढेर ख़त्म हो गए या गंदगी के ढेरों के कोई हमालिया इस हुकूमत ने और तामीर किए। इसलिए मैं आवाम से अपील करता हूँ कि मज़ीद तमाशाई ना बने और रोने धोने की बजाय एक कदम उठाकर एक फैसला कुन जद्दोजहद के लिए जमात इस्लामी का साथ दे। नाज़रीन, सिराजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक मुख्तसर से ब्रेक को शामिल करने का। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे साथ मौजूद है मेरी जमा इस्लामी सिराजुल हक साहब। सिराजुल हक साहब, सर बहुत से लोगों का ख्याल है कि ज़ाती हैसियत में आप एक काबिल सताइश शख्सियत के हामिल हैं, आप एक ईमानदार आदमी हैं, और बुलंद ऐवानों में या ताकत के मराकज़ में आपका वजूद जो है वो नज़र बट्टू की सी हैसियत रखता है, नज़र नहीं लगने पाती आप जैसे लोगों की वजह से उन ऐवानों को। सर, लेकिन आपकी इस पसंदीदगी के बावजूद जो आपके मुखालिफिन के दरमियान भी मौजूद है,
कराची के अवाम आपकी जमात को, जमात इस्लामी को वो यानी आप नहीं दे पाते, अपना वोट नहीं दे पाते, उनको वो अपनाइयत का एहसास नहीं दे पाते जो वो किसी अपनी जमात या किसी अपने मेयर को देते हैं। सर पहले तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने आपको रोक रखा था, लोगों को, आप लोगों ने तो यही बताया है। अब ऐसा क्या अम्र माने हैं? अब तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का भी मामला नहीं है। अब क्या चीज़ है कि जो जमात इस्लामी को दोबारा कराची को रिटेन करने से या एक्वायर करने से रोके हुए है? देखिए, मैं यही तो मशवरा देता हूँ तमाम सियासी जमातों को कि बाकी मसाइल को एक तरफ रख कर सबसे पहले इस पर यकसू और इत्तेफाक कर ले कि हम पाकिस्तान में इलेक्शन को कैसे शफाफ बना ले, इलेक्शन कमीशन को कैसे ताकतवर बना ले ताकि वो किसी के जेब के घड़ी ना हो, हाथ की चड़ी ना हो और वो आज़ादाना फैसले कर सके। पाकिस्तान में तो बुनियादी मसला यही है कि इलेक्शन शफाफ नहीं है। अब इलेक्शन के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। ज़ाहिर है इस मुल्क में आप कोई मुसल्लह जदोजहद तो नहीं कर सकते, ना मुसल्लह जदोजहद जायज़ है। एक ही रास्ता है इनकलाब का, तब्दीली का, निज़ाम के बदलने का, वो जमहूरी जदोजहद है। और जमहूरी जदोजहद की कामयाबी का जो दरवाज़ा है वो एक अच्छा इलेक्शन का निज़ाम है। मैं यही तो तमाम सियासी जमातों से कहता हूँ, पीपल पार्टी से भी, मुस्लिम लीग से भी, दूसरे सियासी जमातों से भी, कि अगर आप वाकई एक अच्छी जमहूरियत के अलंबरदार है तो सबसे पहले हमें बैठकर इस पर इत्तेफाक करना चाहिए कि इलेक्शन रिफॉर्म्स हो और एक ताकतवर और एक बेहतरीन इलेक्शन कमीशन बन जाए। हमने कभी नहीं सुना हिंदुस्तान के बारे में कि इलेक्शन के बाद वहाँ कोई ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इलेक्शन में 72 सालों में कोई दानली की बात हमने नहीं सुनी, न दानली के ख़िलाफ़ वहाँ कोई एहतजाजी तहरीक अब तक चली है। लेकिन यहाँ हर इलेक्शन के बाद, इसलिए कि इलेक्शन से पहले ये फैसला होता है कि कौन सा सूबा किसके हवाले करना है, किस सूबे में किसकी हुकूमत हमें चाहिए और कौन सा हल्का किसके सपुर्द किया जाए। तो जब भी आज़ादाना इलेक्शन होगी इस मुल्क में, जमात इस्लामी एक बड़ी सियासी जमात की तौर पर उभरेगी। लोगों से हमें गिला नहीं है। ये निज़ाम ऐसा है जिसमें एक दियानतदार आदमी, लेकिन आम आदमी वो असम्बली के अंदर नहीं जा सकता, इसलिए कि जिस तरह अदालत के दरवाज़ा खोलने के लिए आपके जेब में लाखों का फीस होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, उसी तरह कौमी असम्बली का दरवाज़ा खोलता है अगर आप अरबपति हो और करोड़ों खर्च करके आप इलेक्शन कैंपेन लॉन्च करें, मीडिया ख़रीदे और इलेक्शन अमला ख़रीदे, तब आप मेंबर बन सकते हैं। मैं समझता हूं कि सियासी जमात अगर इस कौम और मुल्क और जमहूरियत के साथ इंसाफ करना चाहती है तो आए मिलकर एक शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाने पर हम आपस में फैसला करें। सिराजुल हक साहब, आपका एक बयान मेरे सामने है जिसमें आप फरमा रहे हैं कि काबिल एहतसाब लोग खुद बड़े मनासिब और ओहदों पर फायज हैं। सर, अपोजिशन का कुछ और कहना है। उनका ये कहना है कि कुछ लोग पाकिस्तान से बाहर भी चले गए हैं, कुछ ऐसे नाम भी हैं, मेरा ख्याल है कि जो शायद चीनी बहरान में थे और उसके बाद फिर गोंगलुओं पे से मट्टी झाड़ने का अमल जो है वो किया जा रहा है एहतसाब के नाम पर। क्या फरमाएंगे? देखिए, अब कोई राज नहीं है। अब जिस तरह ये देख ले, कल चीनी के हवाले से जब कमीशन बन गया और चीनी माफिया के बारे में सारी सूरत-ए-हाल सामने आ गई, तो उसमें ख़ुद अपोजिशन के भी लोग थे, लेकिन उसमें हुक्मरान जमात के लोग भी थे। उनमें से कई अब मिनिस्टर हैं, कुछ बाहर चले गए। तो यही लैंड माफिया है, ड्रग माफिया है, आटा माफिया है और टमाटर माफिया था। ये सारे माफियाज हैं जिसने आपकी सियासत को, जमहूरियत को लपेट में लिया है, हुकूमत को अपने कब्ज़े में लिया है। तो जो भी कैबिनेट बनता है वो उनके मशवरे से बनता है कि कौन हमारे मफादात का ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। इसलिए अवाम के मफादात का ये कोई तरजीहात में शामिल नहीं है। इन लोगों के जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उन्हीं के मफादात के लोग तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। मैं इसलिए चाहता हूँ ना कि हकीकी इनकलाब और हकीकी तब्दीली के लिए अवाम को कदम उठाना पड़ेगा, अल्लाह पर तवक्कुल के साथ, एतमाद के साथ। कायद आज़म ने आपके लिए पाकिस्तान बनाया है, उसका बहुत बड़ा एहसान है, लेकिन इसको इस्लामी और वेलफेयर पाकिस्तान बनाना ये हम सब की अब ज़िम्मेदारी है। इसके लिए एक और जद्दोजहद करने की ज़रूरत है।
सिराजुल हक साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का एक अहसन बयान सामने आया है जिसमें वो फरमा रहे हैं कि सोशल मीडिया पर इदारों और शख्सियात को निशाना बनाने का अमल मायूब ख़त्म होना चाहिए। बात बिल्कुल दुरुस्त है, मेरा ख्याल है खुदा लगती फरमाई है वज़ीर-ए-आज़म साहब ने। ताहम अपोजिशन को देखिए, उसने यहाँ भी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने का कोई मौका गंवाना पसंद न किया। अपोजिशन का कहना है कि सियासत में ये रिवायत बद मुतारिफ कराने का सहरा खुद हुकूमती जमात के सर है। क्या कहेंगे सर? देखिए, जस्टिस मुनीर केस से लेकर आज तक तमाम हुकूमतों ने कोशिश की कि अदालतें उनके कब्ज़े में हों, इलेक्शन कमीशन उनके कब्ज़े में हो, और आज भी यही कोशिश जारी है। लेकिन आरिफीन, जब तक खुद एक पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं है और एक पार्टी में एक ही लीडर फैसलाबाद का घंटाघर हो, उनकी मर्जी, उनका लफ्ज़ कानून हो, उनकी ख्वाहिश निज़ाम हो, उन लोगों को अगर इख्तिदार मिल भी जाए, क्या वो एक हकीकी कानून की हुक्मरानी का निज़ाम कायम कर सकते हैं? हमारी सियासत का आलमिया यही है कि जो सियासी जमातें हैं वो भी जागीरदारों का अपना एक क्लब है, और वो अपने उस जागीरदार या उस सदर के नाम से जो आदमी जाना जाता है, चेयरमैन के नाम से, उसके मर्जी के बगैर वो कुछ नहीं है। ख़ुद वहाँ अगर इलेक्शन नहीं है, मेरिट नहीं है, इंतखाब नहीं है, ख़वातीन के लिए कोई जगह नहीं है, अक़लियतों के लिए कोई जगह नहीं है, उसको इख्तियार मिल भी जाए, वो यही निज़ाम चलाता है जो इस वक्त आपके सामने। ये अल्लाह के शुक्र के साथ कह सकता हूँ कि सिर्फ जमात इस्लामी है जो एक ख़ानदान की गिर्द नहीं घूमती है, कोई शख्स वाहिद के गिर्द ये जमात नहीं घूमती। एक हकीकी जमहूरी निज़ाम हमारी जमात में शामिल है। मैं इस जमात इस्लामी का 5वां अमीर हूँ। यहाँ कोई शख्सी और ख़ानदानी सिस्टम, मोरिसी सिस्टम नहीं है। तो अवाम के लिए एक ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि आम आदमी को भी सियासत में आने, आगे बढ़ने और कौम की खिदमत करने का अगर आप मौका चाहते हैं, तो आपके लिए सिर्फ प्लेटफार्म जमात इस्लामी है। एक बार इस पर एतमाद ज़रूर करके देख ले। ये एक मुतबादिल ऑप्शन है। इस निज़ाम को चेंज करना है तो जमात इस्लामी को लाना है। हल सिर्फ जमात इस्लामी है और कोई हल इसके अलावा नहीं है। सिराजुल हक साहब, आखिरी सवाल, बिल्कुल डायरेक्ट सवाल। सर, हुकूमत आपके ख्याल में अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी? 5 बरस की ये मुद्दत हुकूमत की जो आईनी मुद्दत है, ये पूरी हो पाएगी? और अगर पाकिस्तान की अपोजिशन जो अभी तक अपने जूतों के तस्मे बांधने में मसरूफ़ है, या उज़र लंग तराश रही है, या ले तो लाल से काम ले रही है, कभी कोरोना का बहाना ले रही है, कभी मौसम का बहाना ले रही है, कभी किसी और चीज़ का, कभी ये कह करके जान छुड़ाने की कोशिश कर रही है कि ये हुकूमत खुद अपने वज़न से गिरेगी, अगर हुकूमत को गिराने के लिए अपोजिशन का इत्तेहाद कोई एजिटेशन की शक्ल इख्तियार करता है, कोई बाकायदा अमली जामा पहनाने की कोशिश की जाती है हुकूमत मुखालिफ इस जद्दोजहद को, इसमें जमात इस्लामी का, सिराजुल हक साहब का किरदार आप क्या देखते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये हुकूमत गुज़िश्ता हुकूमतों का एक तसलसल है, उसका एक दूसरा चेहरा है। यही वजह है कि जमात इस्लामी ने फैसला किया है कि हम एक ऑप्शन और मुतबादल की तौर पर इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेगी और हम अपने झंडे, अपने मंशूर के साथ इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। बाकी कौमी असम्बली में, सेनेट में जो अभी डे टू डे मसाइल होते हैं, इशूज़ आते हैं, उस पर यकीनन अपोजिशन के साथ मिलकर हम बात करते हैं। लेकिन जहाँ तक इलेक्शन की बात है, मोमेंट की बात है, तो हम आंखें बंद करके किसी रौ में बहने वाले लोग नहीं हैं। हम अपनी एजेंडे के साथ हैं और एक वेलफेयर इस्लामी पाकिस्तान का नक्शा, मुआशी नक्शा, इंसाफ देने का, तालीम देने का, ज़राअत को बेहतर बनाने का, लोगों के मायारी ज़िंदगी में इनकलाब लाने का एक पूरा नक्शा हमारे साथ मौजूद है। हम चाहेंगे कि हम आवाम को मोटिवेट करें उस एजेंडे के साथ। बाकी सिर्फ आंखें बंद करके उसी चल-चलाऊ की सियासत के हम कायल नहीं हैं। इसलिए अब तक जो अपोजिशन की बात आप करते हैं, उन्होंने कोई एजेंडे का ऐलान भी नहीं किया, और हम ये देखेंगे कि एजेंडा है क्या, मकासद क्या है, अहदाफ क्या है। राइट सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। बहुत मशकूर हूँ आपका कि आपने हमारे शो के लिए ईद के इस एक वक्त में भी वक्त निकाला। नाज़रीन, ये थे अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब, इनसे गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।